नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक डब्ल्यूटीओ में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर जो गतिरोध अब तक बना हुआ था, अब खत्म हो गया है। भारत और अमेरिका ने मिलकर इस रुकावट को दूर कर लिया है। सीतारमण ने कहा कि अब डब्ल्यूटीओ जनरल काउंसिल भारत के प्रस्ताव पर विचार करेगा। इससे पहले भारत अपने किसानों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए झुकने से इनकार करता रहा है और उसकी ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, या जिसको टीएफए भी कहा जाता है, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर चुका है। कैसे मिला भारत को अमेरिका का ये समर्थन, क्या मायने हैं भारतीय किसानों के लिए और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए, ये सब कुछ इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही किस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो इसमें इन्वॉल्व है, और जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। साथ ही मेरे साथ हैं अमरजीत कौर, जो कि सेक्रेटरी हैं सीपीआई की, हरवीर सिंह हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के, और किसान नेता यशवीर सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर यशवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले हरवीर, हमेशा की तरह आपके साथ शुरुआत करनी होगी। पहले ये बताइए कि मैं इंटरनेशनल मीडिया में देख रही हूँ, रॉयटर्स से लेके CNN इसको बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए बता रहे हैं, और खासकर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो ऐसा कर पाए हैं और अमेरिका का सपोर्ट ले पाए हैं। इस पूरे कदम के, इस गतिरोध को टूटने के आखिर मायने क्या है? देखिए, गतिरोध टूटना तो अच्छी बात है, और क्योंकि एक तो जिस तरह का स्टेटमेंट आज अगर मैं देखूं हमारी कॉमर्स मिनिस्टर का, उन्होंने साफ कहा है कि WTO बहुत ही ज़रूरी है। ख़ासतौर से उन्होंने कहा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है। सो ये उस तरीके से तमाम सारी उसके बारे में बहुत अच्छी बातें की गई हैं। अब सवाल है कि जो खाद्य सुरक्षा का मसला है और भारत में जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है सरकारी खरीद को, जिसे हम बात करते हैं PDS के लिए प्रोक्योर करते हैं, उसको लेकर के गतिरोध था कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, वो कहते हैं आप कस्टम, एक्साइज, बॉर्डर्स के जो नियम है उनको बहुत आसान कर दो, इससे कई ट्रिलियन डॉलर जो है दुनिया का ट्रेड बढ़ जाएगा, उसमें सबकी हिस्सेदारी मिलेगी और जो ग्रोथ है वो आएगी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में। उसमें भारत का इशू यही था कि उनका कहना था कि जो सब्सिडी आप दे रहे हैं वो गलत है, और जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें ये है उनका अभी तक का प्रोविज़न कि आप जो टोटल एग्रीकल्चर का आपका वैल्यू है प्रोडक्शन का, उसके 10% से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। और उसमें जो कॉस्टिंग की गई है वो 88 के आसपास की जो प्राइसेस हैं उनको लेकर के की गई है। हम कई फसलों के मामले में, ख़ास तौर से चावल के मामले में ऑलमोस्ट उस स्तर को ब्रीच कर चुके हैं, और अगर हम ये जारी रखते हैं तो हमारे ऊपर जो सदस्य देश हैं WTO के, वो तमाम सारे सैंक्शंस लगाने के लिए फ्री हो जाते हैं। अब ये मसला लगातार चल रहा था। पिछली जब मीटिंग हुई थी, बाली में जब मीटिंग हुई थी, उसमें भी काफ़ी सारे मतभेद उभर के आए थे। भारत बड़ा रिजिड था, तो लेकिन उसमें ये हुआ कि आप ऐसा कीजिए, एक पीस क्लोज ले लीजिए 3 साल के लिए, 2017 तक के लिए, और जब तक इस मुद्दे का परमानेंट सोल्यूशन होता है तब तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद जुलाई में फिर बात आई, हमने मोर और लेस वहाँ एग्री किया, लेकिन बाद में हमें ध्यान आया ये तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि उसमें ये तो है कि 3 साल तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन साथ में ये भी है आपको जो डाटा सबमिट करना है कि आपने कितना पैसा इस्तेमाल किया, कितना आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है, कितनी आपने सब्सिडी दी, कितना आपने खरीद किया, ये सारा डाटा आपको देना था। और जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में कई जगह है, वो इस तरह की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से एग्जेम्प्टेड है। तो इन्होंने कहा था जो ग्रीन बॉक्स है वो इन्फॉर्मेशन हम देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो इतना उलझा हुआ मसला था ये कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं था कि अपने आप को अलग रखे। लेकिन हरवीर जी, ये भी जानना बाकी है अभी कि किस तरह के कंसेशंस जो हैं वो भारत ने दिए हैं, जिसके बदले में ये सपोर्ट अमेरिका का मिला है। और यहाँ रॉयटर्स की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि अभी इस बारे में क्लियर नहीं है, बिना जाने हुए चीज़ों को, फिर भी उन्होंने कह दिया है कि बिना मेजर कंसेशंस के भारत को ये समर्थन मिल गया है। अमरजीत कौर, आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे मसले को? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो इतनी प्रभावी है? ये भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिका में थे और वहाँ बराक ओबामा के साथ उनकी अच्छी बातचीत रही और वहीं ये डील क्रैक होनी शुरू हो गई। देखिए, जो सोर्सेज हैं इसको प्रेज कर रहे हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि शक शुबा की सारी गुंजाइश है। यानी रॉयटर्स तारीफ कर रहा है, इससे ही शक पैदा हो रहा है। रॉयटर्स और जो भी सोर्सेज आ रहे हैं उनके जरिए से
हम अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका कभी तैयार नहीं होता था गैट नेगोशिएशंस में एग्रीकल्चर को लाने का, जब वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। जब वो इस दौर में आ गए और उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज इस दौर में आ गई कि दुनिया के अनाज के व्यापार का मेजर हिस्सा वो अकेले हैंडल करेंगे, उसके बाद से उन्होंने शोर शुरू किया था कि गैट नेगोशिएशन में एग्रीकल्चर आना चाहिए, और उसी को लेकर के 91 ऑनवर्ड्स इसकी ज़्यादा प्रयास की गई थी। हालांकि ये प्रयास 91 से पहले शुरू हो गई थी। तो आज की डेट में ऑलरेडी हम सीड के इशू के ऊपर, हम फर्टिलाइजर्स के इशू के ऊपर ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और अब जो मैं सुन रही हूँ कि आज के एग्रीमेंट में जो एक हेडलाइन मेरे तक खबर पहुँच रही थी, वो ये पहुँच रही थी कि अमेरिका को स्टॉक पाइलिंग के, हमारे अनाज के स्टॉक पाइलिंग के अधिकार दिए जाएंगे, यूएस को अधिकार मिलेंगे। जैसे हम लोगों को अनाज की रख रखाव नहीं आती, तो किसान बीज और खाद से तो पहले हाथ धोया था, अब जो बीज को प्रिजर्व करने का था उस हक से भी चला गया। यानी आप ये कह रही हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में विदेशी कंपनियां आ सकेंगी, वो दरअसल अमेरिकन कंपनियों की बात हो रही है। अमेरिकन कंपनीज और जो भी कोई और आएंगी, लेकिन मेजर अमेरिकन कंपनीज आएंगी, और वो भी रख रखाव के लिए आएंगी, जिसके लिए हम सेंचुरीज ओल्ड जाने जाते हैं। देखिए, मैं नहीं मानती कि WTO लेवल प्लेइंग फील्ड देता है डेवलपिंग कंट्रीज को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। WTO आज भी उसके डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है। आज भी बहुत सारी चीजें उसकी जिसको अमेरिका और यूरोप के देश मानने को कतई तैयार नहीं होते, वो अपनी मर्जी करते हैं। और जब डेवलपिंग कंट्रीज की बात आती है तो उनको पूरा थ्रेट करके, थ्रेट परसेप्शन में लाके उनसे चीजों को मनवाया लेकिन जाता है। अमरजीत जी, फिर भारत करे क्या? अभी हरवीर कह रहे हैं कि ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। देखो, ये तो मैं नहीं मानती कि ऑप्शंस नहीं निकल सकते थे। मुझे अभी भी लगता है कि कंसेशंस जिस किस्म के दिए गए हैं वो किसानों के ऊपर बहुत दूरगामी नेगेटिव प्रभाव, और किसानों पे क्या कहूँ मैं, खेती इटसेल्फ के ऊपर दूरगामी प्रभाव होंगे। और कॉर्पोरेटाइजेशन नॉट ओनली ऑफ एग्रीकल्चर, इवन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका भी कॉर्पोरेटाइजेशन ज़्यादा होगा, उसका रख रखाव का मोनोपोलाइजेशन होगा। इससे हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, और हमारी जो इच्छा है फूड सिक्योरिटी पूरे देश की जनता को उपलब्ध कराने की, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। मैं इसको इस नजरिए से देख पा रही हूँ। डॉक्टर यशवीर सिंह, सीधा सीधा सवाल आपकी तरफ आता है कि किसान इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम जानते हैं जब भी WTO की बैठकें होती हैं, जब भी भारत वहाँ पहुँचता है, कहीं ना कहीं फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि किसान, गरीब लोगों को तो शायद इतनी मालूमात भी नहीं है कि उनके लिए क्या फैसला वहाँ पर होने जा रहा है। इस वक्त भारत अब ये कह रहा है कि ये गतिरोध टूट गया है जो बहुत दिनों से बना हुआ था। अमेरिका इसको सबसे ज़्यादा जो रास्ते में था अमेरिका था वो हट गया है, अब सपोर्ट कर रहा है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? फिलहाल अमरजीत कौर तो ये कह रही हैं कि ये किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, अमरजीत कौर जी का डाउट जो है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन फिर भी अमेरिका का पुराना इतिहास अगर देखें तो अमेरिका ने अनाज और हथियार दोनों चीज़ों के जरिए दुनिया पर अपनी चौधराहट चलाई है। आज भी अमेरिका चाहता है कि कम से कम अनाज के मामले में उसकी चौधराहट चलती रहे, हर गरीब देश को अनाज दे करके वो चौधरी बने रहे। हिंदुस्तान भी उसका उदाहरण रहा। PL 480 जैसी स्कीम हिंदुस्तान पर थोपी गई थी जिस तरह, और हिंदुस्तान में अनाज की कमी ना होने के बावजूद भी अमेरिका 10 साल तक ज़बरदस्ती हमको गेहूं देता रहा जी। और हमारा गेहूं, किसान का गेहूं बाज़ार में सड़ता रहा। तो इस तरह की शर्तें लगाकर पहले भी हिंदुस्तान को अमेरिका नीचा दिखाता रहा है, और उसी तरह का ये इस एग्रीमेंट में भी झलक आ रही थी कि वो सब्सिडी नहीं देंगे, इससे ज़्यादा बफर स्टॉक नहीं रखेंगे, इस तरह की कंडीशन उसमें लगी थी। लेकिन सरकार ने जब उसका विरोध किया तो उनको एहसास हो गया कि अब हिंदुस्तान अनाज के मामले में इतना गरीब नहीं कि वो अमेरिका के सामने में घुटने टेक देगा। इसलिए वो समझ गए कि अब हमें अपना रास्ता बदलना होगा, और उसी के चलते ये रास्ता बदला है। आपको ये डर तो नहीं है कि जिन कंसेशंस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में हरवीर जिक्र कर रहे थे, अभी जिस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है कि भारत ने किस तरह की रियायतें दी हैं जिसके बदले में ये समर्थन मिला है, कि वो रियायतें ऐसी ना हो कि किसानों की कीमत पर दी गई हों? देखिए, कीमत का जहाँ तक सवाल है वो तो सरकार तय करती है, और बाज़ार में कैसी स्थिति है कमोडिटी की, उस पर किसान के जो प्रोडक्ट हैं उसका निर्भर करता है कि कैसी कीमत रहे। कीमत तो दूसरा देश तय नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कीमत जब मैं कह रही हूँ तो मेरा मतलब ये कहने का है कि कहीं किसानों के हितों को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा किसानों का इसमें अहित होगा। यही केवल सवाल है कि अगर रख रखाव का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी करेंगी
तो उसमें थोड़े बहुत हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। जी, एम्बेसडर मुखर्जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन हरवीर कुछ कहना चाहते हैं जल्दी नहीं, से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये अब बात बिल्कुल बेमानी है कि दूसरा देश आपके किसानों की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से हमारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर के कमोडिटीज़ का ट्रेड का जो है, उसमें आज की डेट में हम लोग आधे से ज़्यादा हमारा डिपेंडेंस हो गया है एडिबल ऑयल में, इंपोर्ट के ऊपर। और अफसोस की बात है, जब हमारे पास मार्केट बड़ा है, प्रोड्यूस कम है, ऑयल का और ऑयल सीड का जो प्राइस है वो इतना गिर गया है। जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा आया था पिछले महीने का, उसमें फैट्स एंड ऑयल का प्राइस इंक्रीज क्या था, 0 था। आप जानते हैं कि 0 का मतलब जब आपका इन्फ्लेशन ही नहीं है, दाम नहीं बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि कॉटन प्राइसेस, जो ग्लोबल फ्लड हो गया है मार्केट में, कमोडिटीज प्राइसेस क्रैश कर गई हैं दुनिया में, और आज हमारा कॉटन फार्मर मजबूर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचने के लिए। तीसरा बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, शुगर का ग्लोबल ट्रेड इतना सशक्त है कि आज हमारा फार्मर यूपी में या दूसरे राज्यों में भी उसको पिछले साल के दाम अभी तक नहीं मिले। शुगर इंडस्ट्री हमारी तबाह होने जा रही है। ये एक ऐसे कुचक्र में फंसा है सिर्फ ग्लोबल मार्केट की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और हमने अपने यहाँ इंपोर्ट किया था वहाँ से। तो अक्रॉस द कमोडिटीज, आप रबर ले लीजिए, आप कॉटन ले लीजिए, आप ग्रेन ले लीजिए, ऑयल सीड ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, सब में बेहद नेगेटिव असर हमारे किसान के ऊपर पड़ रहा है। मुझे यकीन है कि जो बता रहे हैं आप आस्पेक्ट ये सब वो जानते होंगे, लेकिन क्या वजह है कि क्यों उसे भूल जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि किसानों को खास फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, और भी सवाल हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एम्बेसडर मुखर्जी ये बताइए कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की दुनिया में किस तरह से सौदे होते हैं, क्या लेन देन होता है। छोटे अल्फाज में अभी डॉक्टर यशवीर सिंह ने यह भी कहा कि अमेरिका अनाज और हथियार के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा चाहता है। चलिए, अगर उन बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी हम ध्यान दें, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की लेन देन ये हुई होगी, और खासकर ये कदम जो उठाया गया है, गतिरोध टूटा है G20 बैठक से ठीक पहले? देखिए, ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं कि एक सुपर पावर अनाज के ज़रिए और हथियार के ज़रिए सारी दुनिया को हड़पना चाहता है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये कुछ हद तक इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अमेरिका का ड्यूटी है, इंडिया का ड्यूटी है, हर एक देश का ड्यूटी है फॉरेन पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, जस्ट 2 वर्ड्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो सारे पॉलिसी उस पर डिपेंड करते हैं, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। इसको लेते हुए WTO का जब आप फैसला लेंगे, आई कैन समराइज व्हाट देव सेड, जो डर हो रहा है लोगों को कि किसान मारे जाएंगे। भारतवर्ष ने बिफोर बाली यही स्टैंड लिया था लंदन में व्हेन आई वाज हाई कमिश्नर, कि हमारा जो चाहे उसे आप सब्सिडीज कहिए, चाहे फूड सिक्योरिटी कहिए, चाहे जो भी कहिए, बेसिक चीज़ यह है कि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं जो सरकार के पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं कि उनको अबैंडन न कर दिया जाए। और उस लिए हम चाहे जो भी नेशनल पॉलिसी हम करना चाहेंगे करेंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हिस्सा लेंगे, लेकिन इस ड्यूटी को समझते हुए हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रही बात ये रॉयटर्स वगैरह की रिपोर्ट की, सिर्फ 2 दिन पहले निर्मला सीतारामन ने कहा था बहुत खुले शब्द में कि फूड सिक्योरिटी का जो इशू है, दैट इज इन स्पाइट ऑफ बाली, दैट इज टोटल। और ये जो थोड़ा सा ये प्रेशर की बात कर रही थी, सही कह रही थी, प्रेशर लगाते हैं, लेकिन ये रॉबर्टो एजेवेडो जो हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं WTO के, थोड़े इंटेलिजेंट वर्ड्स कहना चाह रहे थे, लेकिन थोड़े बुद्धू साबित हुए। कह रहे थे कि इमोशनल, थोड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया को, जब हमने कड़ा स्टैंड लिया ऑन फूड सिक्योरिटी, कि अगर ये नहीं हुआ तो काफ़ी देश आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे और आगे फिर देखेंगे पूरा WTO में क्या होगा, विच इज़ इलीगल एज यू शुड नो एज डायरेक्टर जनरल। क्योंकि जैसे निर्मला ने बोला, जैसे हम सब जानते हैं, बट WTO का रूल है, नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड। जब तक सब चीज पे समझौता नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। दैट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ WTO। इंडिया के सहमति से बिना वो एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं। और हमारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो गतिरोध अब तक बना हुआ था, जो किसानों की बात कर रहे हैं, आई थिंक ये जो अमरजीत जी ने कहा और आपने जो कहा, दैट इज वैलिड, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद WTO। इट इज एवरीथिंग टू डू विद नेशनल पॉलिसी। हमारी सरकार अगर पॉलिसीज लेती है जो किसानों के हित में है, अच्छी बात है। हमारी सरकार जो पॉलिसीज लेती है जो किसानों के हित में नहीं है, वो बुरी बात है। वो WTO के एग्रीमेंट से
कोई वास्ता नहीं लेकिन रखता जब stock filing की शर्तें, हाँ। ये वेस्टर्न न्यूज रिपोर्ट्स अंटिल ऑफिशियली आई सी द डिटेल्स, मैं कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सोर्सेज रूमर्स वगैरह वगैरह चीज में जल्दी से प्रिंट में आते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसे कंसेशंस किए हैं जो ठीक हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड की लिबरलाइजेशन हम भी चाहते हैं, हाँ, 1991 से जो तारीख आपने कहा, हमें बहुत फायदा हुआ है। जिधर जिधर आप पॉइंट कर रहे हैं कि जैसे आपने कमोडिटीज की बात बोली, एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन वो उसको हल करने के लिए वी कैन नॉट ब्लेम इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम। लेकिन हरवीर जो कह रहे हैं करने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू फॉलो नेशनली करेक्ट पॉलिसी। कॉटन से लेकर और शुगर तक जो इंटरनेशनल हाथों में चीजें पहुंची हैं, देखिए हर एक कमोडिटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट जब हमने टैरिफ रिडक्शन किया, हाँ, और बाउंड रेट से नीचे हम 0 तक टैरिफ ले आए, तो हमने तो प्रोटेक्शन हटा लिया अपने फार्मर के ऊपर से। उसको मैं कैसे एनकरेज करूं उसे बेहतर दाम मिले? आज उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है, बिकॉज द पॉलिसी इज गाइडेड बाय, बिकॉज बाउंड रेट्स आपने एग्री किए डब्ल्यूटीओ में। आपने कहा इन्फ्लेशन मुझे मेंटेन करना है, बचाना है इन्फ्लेशन से, तो मैं सारी ड्यूटी नीचे ले आऊं। नेशनल पॉलिसी इज गोइंग अगेंस्ट द फार्मर्स। यू मस्ट ब्लेम आवर गवर्नमेंट, यू कैन नॉट ब्लेम एवरीबॉडी एंड वाइन एंड सल्क इन द कॉर्नर। एक मिनट, एम्बेसडर मुखर्जी ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा हो सकता है बहस का, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डब्ल्यूटीओ का मुद्दा नहीं है, बल्कि घरेलू राजनीति का है। क्या आप ये मानते हैं? रख दिया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू बच। नहीं, क्या आप ये मानते हैं कि विदेशी इसमें ताकत है, विदेशी हाथ है, या फिर अभी आपको देने वाला हूं कि स्टॉक पाइलिंग का इशू है, बहुत झगड़ा है, फूड सब्सिडी को लेकर के झगड़ा है। आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को 3-3 महीने आप डेफर करते जा रहे हैं, क्यों डेफर करते जा रहे हैं? ऐसा क्या नया चीज होने वाली है? कई स्टेट ने लोगों को आइडेंटिफाई भी गलत बात है, लेकिन वो नेशनल चीज है। नो नेशनल इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल, बिकॉज आप फूड सब्सिडी वाले इशू को एड्रेस करना चाहते हैं। दूसरा इशू उसमें ये है कि अभी जो है, बिकॉज हमारे देश में किसानों को अगर उचित दाम मिलता है, उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका पब्लिक प्रोक्योरमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की है। कुछ स्टेट ने उसमें बहुत अच्छा किया, पहले सिर्फ हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी अच्छा करते थे, इधर राजस्थान ने अच्छा किया, छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया, मध्य प्रदेश ने अच्छा किया। उन्होंने किसानों को बोनस दिया, इंसेंटिवाइज भी किया और सिस्टम अच्छा किया। अब इधर से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप किसानों को बोनस बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि पब्लिक स्टॉक ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरे, अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट आर गोइंग टू स्टार्ट इन छत्तीसगढ़ कि वहाँ पे आप कह रहे हैं कि राइस प्रोक्योरमेंट पर एकड़ आप सिर्फ 10 क्विंटल करेंगे। आपके स्टेट की जो ज़रूरत है पीडीएस में, सिर्फ आप उतना खरीदिए, बाकी मत खरीदिए, उसको हम आप सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लिंकेज फूड सब्सिडी की जो आपके ऊपर बाइंडिंग आ रही है, जो कैपिंग आ रही है, आप उस कैपिंग से बचने के लिए ये सब जो चीजें कर रहे हो, इनका कोरिलेशन तो कहीं बनता है। अमरजीत जी, मैं लूंगी सवाल, उसके बाद आपसे जवाब लूंगी। हाँ, अपनी बात कहिए। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। जैसा अभी इन्होंने कहा कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो भी इन्होंने उसको पेंडिंग करते गए फूड सिक्योरिटी को। ये जो एक्सक्यूजेस चुनी जाती हैं इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के साथ, टू सप्रेस आवर ओन पीपल और टू स्टॉप आवर ओन पॉलिसीज, इसी में ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये सब्सिडी का इशू बहुत स्वीयर इशू हो जाएगा इन फ्यूचर। जब आप अपने आप भी चीज़ों को नीचे ले आते हैं, उसके बाद अपने किसान पिटते हैं, तो जब उनके साथ लिंकेजेस होगी कि आप इतना प्रोक्योर करोगे और इतना प्रोक्योर नहीं करोगे, ये जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और उसमें भी अगर स्टॉक पाइलिंग फॉरेन कंपनीज करने वाली हैं, तो उसके बाद फूड सिक्योरिटी का हमारा सारा का सारा इशू और हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और क्राइसिस में पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारा छोटा किसान जो 85% 2.5 एकड़ तक का है, जो किसान है 85%, 15% दूसरा है, ये जो 85% है यही आज क्राइसिस में है, बिल्कुल यही सीरियस क्राइसिस में है। इसकी प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं होगी इस सारे चीजों के लिए। इंटरनेशनल पॉलिसीज भारत की जिम्मेदार हैं क्या? भारत देखो, इंटरनेशनल पॉलिसीज विल बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। द रीजन बीइंग, जब आप मिनिमम सपोर्ट और सब्सिडी को हटाएंगे तो आपको इस 85% को मटियामेट करना ही पड़ेगा। आप कॉर्पोरेटाइजेशन में जाएंगे अल्टीमेटली टू कीप ऑल दोज यू सी अपर लिमिट्स द वे दे आर ट्राइंग टू और डू द कैपिंग्स, तो उसमें अगर आप करेंगे तो उसमें काफी नुकसान होगा। लेकिन एम्बेसडर मुखर्जी, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है स्टॉक पाइलिंग को लेकर, उसमें जो विदेशी लोग आएंगे, विदेशी कंपनियां आएंगी, कैसे बचेंगे आप उसके नेगेटिव इफेक्ट से? देखिए, एक्सेप्ट फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन जिसका उन्होंने जिक्र किया, मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट दोनों जो कह रहे हैं उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं हैं, दोनों सही बात कह रहे हैं, लेकिन उस पर एक राइडर मैं सिर्फ लगा रहा हूँ। इन्होंने जो दोनों ने पॉइंट आउट किया है कि अगर हम आंख मूंद के प्रेशर के जरिए या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कुछ डिमांड्स के जरिए अगर हम
विदाउट थिंकिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट में के डिमांड्स को मान लें तो ये और ये और ये और ये खतरा है जो अभी हमारे सामने आ रहा है। ये सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि भारत ये इस WTO में, उरुग्वे राउंड में, दोहा राउंड में हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि जहां राष्ट्रीय हित का सवाल है वहां देयर इज अ नेशनल कंसेंसस। I've taken part in those negotiations। उसमें हम नहीं हिलेंगे। उसके बाद जो खतरे आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही हैं। कमोडिटीज के बारे में, स्टेट पॉलिसीज vis-a-vis सेंट्रल पॉलिसीज, यूजिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एज एन एक्सक्यूज, वो ब्लैक मनी की बात तो खैर सभी जानते हैं। तो ये हमारा फॉल्ट होगा। ये एक्सक्यूज आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के हम हिस्से हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते, ये एक्सक्यूज इज इनएडमिसिबल। आप दोनों की बात मैं सहमति से कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन इज ओवरऑल अ गुड थिंग। आंखें खोलकर हमें एग्री करना चाहिए, माइनस वो चीज जो हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। मैं डॉक्टर यशवीर की बात जानना चाहती हूँ। एक चीज और, उरुग्वे राउंड में से लेके सालों तक जब वो दोहा राउंड शुरू हुआ, एक बात सब्सिडी तो कभी टेबल पे नहीं आई, और वो है जो सब्सिडीज अमेरिका और यूरोप देते थे, वो आर द ग्रेटेस्ट सब्सिडाइजर्स ऑफ द वर्ल्ड। एक गाय को यूरोप में सब्सिडी मिलती है $8 दिन के। बिल्कुल। कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो 70% बजट है यूरोपियन कमीशन का, वो कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी पे जाता है, व्हिच इज अनदर नेम फॉर सब्सिडीज। बिल्कुल। डॉक्टर यशवीर सिंह, समय मेरे पास कम है। डॉक्टर यशवीर सिंह, ये बताइए कि फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं, सरकार भी बदली है पिछले 6 महीने में, उनकी पॉलिसीज भी नजर आई हैं, फिलहाल ये एक ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है कि गतिरोध टूट गया है। किसानों को लेकर जो पॉलिसी है दोनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की, अभी यूपीए की सरकार गई है, एनडीए की वापस आई है, क्या फर्क आप देख रहे हैं? देखिए, किसान के सवाल ऐसे हैं, उसको बारिश, सूखा, न जाने बाढ़ क्या क्या झेलने पड़ते हैं। ये तो बहुत छोटा सवाल है। जब किसान चिल्लाता है तो सारी सरकारें हिलती हैं, और जब सरकार हिलती है तो सब्सिडी नहीं, पता नहीं क्या क्या लेके किसान के दरवाजे पर जाना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा कि भाई किसान इससे एकदम इफेक्टेड हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन हाँ, सारे दरवाजे खुले रख के हमें किसान को ध्यान में रख करके कि किसान का अहित हो, ये महत्वपूर्ण है। और जैसे पिछली सरकार ने आंख बंद करके अंगूठा लगा दिया। होगा, आप क्या चाहते हैं, क्या क्या ऐसे समझौते हैं जो भारत को नहीं करने चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ये कारपोरेट सेक्टर उसमें आए, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी दुनिया की चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें आ सकती है। ये काम तो छोटे किसानों को भी दिया जा सकता है, गांव-गांव में नहीं, जो अनाज के संग्रह की बात हो रही है, अनाज को के रखरखाव की जो बात हो रही है, उसमें विदेशी कंपनियां आके मदद करेंगी या वो भी काम करेंगी साथ में? टेक्नोलॉजी, अगर किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है वो उनसे ले लो, टेक्नोलॉजी बोरो कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि अपने ही लोग कर सकते हैं उसको, और खाली रखरखाव नहीं, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके साथ उसका प्रोसेसिंग है। तो ये सारी चीजें तो किसान को गांव में ही करना पड़ेगा। आखिरी 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण बचे हैं। हरवीर जी, फिर आपके पास आना होगा मुझे, कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पूरी जो दुनिया की इकोनॉमी है उसमें $1 ट्रिलियन जो है वो ऐड हो जाएगा सिर्फ इस डील पर अगर हस्ताक्षर करता है भारत TFA पर, जिसमें अभी निर्मला सीतारमण ने ये नहीं कहा है कि वो हस्ताक्षर करने जा रही हैं। ये कह रही हैं कि सिर्फ आगे जो है इससे देखिए किस तरह से हम कन्विंस कर पाते हैं, किस तरह से सहमति बन पाती है, लेकिन रास्ता ज़रूर खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 21 मिलियन जो है जॉब्स, यानी कि कितना 2 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो जॉब्स फिलहाल मिल जाएंगी, और इसके अलावा 18 मिलियन जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में होंगी। क्या इतने बड़े जो वादे इरादे हैं ये बिलीवेबल हैं? क्या यकीन करना कि एक देखिए, इसको सिरे से तो नकार नहीं सकते। नेचुरली एक बेसिक चीज़ है, अगर कोई भी कारोबारी जो स्थिति है, अगर आप उसको बेहतर करते हैं, कामकाज को सरल करते हैं, और जो उसमें देरी होती है उसको कम करते हैं समय को, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम होगा तो ट्रेड आपका फैसिलिटेट होगा, ट्रेड बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता। अगर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट पर काम होता है, अभी भी हमारे यहाँ ये स्थिति है कि तमाम सारी कंपनियाँ यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहती हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि अंदर तो हमने सस्ते में बना लिया है, लेकिन जब तक हम उसको शिप करने की स्थिति में आते हैं, ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो ये तो
कि इस जो नया ट्रेड का बेनिफिट होने वाला है उसमें कौन कंट्री कितना लेगा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि सिर्फ कागजों पे फैसिलिटेशन बेहतर करने से नहीं, वो अपने यहाँ किस तरह की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है जिससे कि वहाँ से काम धंधा बेहतर हो, ज़्यादा हो, और नेचुरली बिल्कुल इसको जो है फ़ायदा तो मिलेगा। जी अमरजीत जी, आखिरी बात, आप सरकार को किस तरह से चेताना चाहती हैं? कोई ऐसे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट बताइए कि जब हमारे सामने ये कंसेशन आए कि सरकार को कम से कम यहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की यूनिवर्सल जो थॉट है उसको फॉलो करना चाहिए, जो है नहीं अभी उसको यूनिवर्सल करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि लोगों को ये लगे कि हाँ फूड सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो करने की ज़रूरत है कि हमारे खुद की जो स्टॉक पाइलिंग का सिस्टम है वो बहुत इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, और बहुत सारा हमारा अनाज तो वैसे ही सड़ के चला जाता है। जो किसान की एक्सेसिबिलिटी वहाँ होनी चाहिए और गवर्नमेंट को तुरंत उठाना चाहिए, उसमें अभी हम फेलियर हैं। तो विदेशी कंपनियों को ला के यहाँ की दुरुस्ती के बिना हम और खतरे मोल लेंगे। तीसरी बात जो मैं उसमें कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ, किसी भी सूरत हाल में हमें सब्सिडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कंसेप्ट है गरीब किसान के लिए वो छोड़ना नहीं है, और गवर्नमेंट का जो रोल बनता है प्रोक्योरमेंट में उसको फिनिश नहीं करना है। ये मोटा मोटी नहीं जब तक रखेंगे तो कॉमन मैन को कोई भरोसा नहीं और किसान को कोई भरोसा नहीं होगा। लेकिन ये आपने मान लिया कि बीजेपी एक विपक्षी पार्टी के तौर पर जो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को वोट सिक्योरिटी कहती थी, वो वापस फिर वही मुद्दा, यानी कि उनका समर्थन उतना ही है जितना कांग्रेस पार्टी नहीं, वो तो फूड सिक्योरिटी को वीक करना चाहते हैं, वो सारा का सारा कैश ट्रांसफर पे आना चाहते हैं, वो अनाज को घर तक पहुंचाने की बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि वो नारे देने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, स्लोगनेरिंग जब आप अपोजिशन में हैं और कब आप सत्ता में बैठे हैं, वो इशू नहीं है। इशू यही है कि फूड सिक्योरिटी को सीरियसली ना यूपीए गवर्नमेंट ने लिया था, ना ये जो अपोजिशन में थे, और शायद ये सही वक्त आ गया है जबकि भारत के जो गरीब हैं, जो बेशतर लोग हैं, 70% से ज़्यादा, उनके बारे में सोचने का वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं। जाहिर है सभी खास मेहमानों की राय यहीं पर यह है कि गतिरोध टूटा है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूर देखना होगा कि कौन से ऐसे समझौते हैं, शर्तें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम झुक गए हों तब जाकर हमें कामयाबी मिली हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।